नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है वाराणसी से। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और ताजा जानकारी के अनुसार वाराणसी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। मेहंदीगंज में किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की जाएगी कार्यक्रम के माध्यम से। जानकारी के अनुसार करीब 50,000 किसानों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है कार्यक्रम पर। और साथ ही साथ किस तरह से तमाम अन्य स्थानों पर भी दौरा करते नजर आएंगे पीएम मोदी, वो आपको बता दें। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में वो शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन भी करते नजर आएंगे। दरअसल मेहंदीगंज में कार्यक्रम स्थल बनाया गया है जहां पर हजारों की संख्या में किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे और वर्चुअल माध्यम से देश के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जहां पर तमाम लोग शिरकत करते नजर आएंगे वीसी के माध्यम से भी। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी काशी में मौजूद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं पीएम मोदी। और प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है और इस लिहाज से ये दौरा और भी ज्यादा खास स्पेशल बन जाता है चूंकि पीएम पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब 9.3 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसका फायदा करीब 9.3 करोड़ किसानों को मिलने वाला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए रितेश, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री लगभग 5:05 पे पहुंचेंगे और उसके बाद वो मेहंदीपुर के लिए एयरपोर्ट से रवाना होंगे। उसके उपरांत वो प्रधानमंत्री के जो किसानों को संबोधन करना है किसान सम्मेलन में लगभग वो पहुंचेंगे और उसके बाद किसानों लगभग 50,000 किसानों को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ जो किसानों के लिए 9.26 करोड़ किसान है उनको 20 करोड़ रुपए से अधिक पात्र किसान परिवार को सीधे योजना का लाभ देंगे। 3.4 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है जिसको। और उसके अलावा अब जो आयोजित कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का सहायता समूह की 30,000 कृषि सखी महिलाओं को भी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद लगभग 5 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी में आगमन होगा और किसानों को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे जहाँ पे रुद्राभिषेक और पूजन करेंगे। उसके बाद वो काशी की जनता से रूबरू होने दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे जहां विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, उससे शिरकत करेंगे। रितेश, धर्मेंद्र, चूंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, अपने आप में खास और स्पेशल दौरा बन जाता है। इस तरह से देखें तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं 2 दिवसीय दौरे को लेकर? देखिए रितेश, जिस तरीके से वाराणसी की जनता चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं और काशी में कहीं न कहीं एक परंपरा है अतिथि देवो भव, उस तर्ज पे काशी के लोग स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री के लिए पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कई पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा। लगभग 38 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ प्रधानमंत्री जब दशाश्वमेध मंदिर के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रुक करेंगे और एयरपोर्ट से जब वहाँ कृषक सम्मेलन में वो शिरकत करने जाएंगे तो तमाम जगहों पे काशी के लोग उनका स्वागत करेंगे फूल पंखुड़ियों से, ढोल लगाओ। तो जो काशी की परंपरा है, धर्मेंद्र, यानी तमाम लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह है पीएम के कार्यक्रम को लेकर, पीएम के आगमन को लेकर। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कई स्थान बनाए गए हैं जहां पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान दर्शन करते और भ्रमण करते भी नजर आएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल कांग्रेस ने फैसला किया है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी।
एक तरह से देखा जाए तो राहुल अब उत्तर भारत की राजनीति करेंगे तो प्रियंका गांधी दक्षिण भारत को साधेंगी। लेकिन इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी अब उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे, वैसा ही होता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इसके अलावा पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करें। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रायबरेली सीट से गांधी नेहरू परिवार का पुराना नाता है, इसलिए राहुल गांधी रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अब सवाल ये है कि आखिर प्रियंका गांधी वायनाड से ही चुनाव क्यों लड़ रही हैं? दरअसल ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस फैसले से कांग्रेस ने एक साथ कई निशाने साधने की भी कोशिश की है, और सवाल ये भी कि आखिरकार राहुल गांधी रायबरेली से सांसद क्यों बने रहेंगे। आइए आपको बताते हैं इस फैसले के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। कांग्रेस के लिए यूपी क्यों जरूरी? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वापसी की उम्मीद। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड के बजाय रायबरेली सीट चुनने का ये कारण नजर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती हैं। 2019 में सिर्फ उसे रायबरेली सीट पर ही जीत मिल पाई थी। कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति। राहुल गांधी पहले वायनाड से सांसद के रूप में दक्षिण भारत को साध रहे थे और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर भारत की कमान संभाल रही थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी उत्तर भारत और प्रियंका गांधी दक्षिण भारत की राजनीति करेंगी। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम से सीख लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। रक्षात्मक नहीं, आक्रामक दृष्टिकोण। वायनाड के मुकाबले रायबरेली और यूपी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखना और वायनाड सीट छोड़ना आक्रामक दृष्टिकोण को दिखाता है और उत्तर भारत की राजनीति को मजबूत करने की दिशा में कदम नजर आते हैं। राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को भांपते हुए वहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार यूपी में जैसे कांग्रेस और सपा के नतीजे आए हैं, उसको देखकर ही वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना गया है। देश में कांग्रेस की मजबूती के लिए यूपी जरूरी। कांग्रेस ने इस बार यूपी में 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जो पिछले 2 चुनावों के मुकाबले काफी ठीक है। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे खुद को उत्तर भारत में पुनर्जीवित करना होगा। समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन उसे मजबूती प्रदान करेगा। प्रियंका गांधी के वायनाड जाने से दक्षिण सधेगा।
प्रियंका गांधी दक्षिण भारत में कांग्रेस को नई गति प्रदान कर सकती हैं। केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस ने 2024 में 20 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी IUML ने 2 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने अपनी सीटों की संख्या भी 100 के आसपास पहुंचा ली है। राहुल गांधी भी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े और बड़े मार्जिन से जीते भी। ऐसे में राहुल के लिए वायनाड और रायबरेली में से किसी एक को चुनना आसान नहीं था। ये बात उन्होंने खुद कही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली और वायनाड के लोगों की सेवा अब दोनों भाई बहन मिलकर करेंगे। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का MP था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह फैसला कितना काम करेगा ये भी कांग्रेस के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना रहेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जो अब तक संसदीय राजनीति से दूर थीं, वो भी अब नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। तो वहीं BSNL की सेवाओं को लेकर हमारे संवाददाता TN मिश्रा ने BSNL के नवनियुक्त CGM MC सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। BSNL के नए CGM MC सिंह जी आज लखनऊ पहुंचे और इन्होंने ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात BSNL सामने चुनौती है निजी कंपनियों से टक्कर लेना, और लगातार BSNL कोशिश कर भी रहा है, चाहे 4G सुविधाएं हो चाहे 5G सुविधाएं हो, उनको लाने कवायद चल रही है। इसके अलावा जो है इलाहाबाद में प्रयागराज का कुंभ की भी तैयारी चल रही है, इसमें भी ज़्यादा BTS लगा के लोग बढ़िया नेटवर्क देने की कोशिश की जा रही है। मैं MC सिंह से जानना चाहूँगा कि क्या क्या तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे पहले तो BSNL का मतलब है बेहतर सेवा नया लक्ष्य। कस्टमर को हमने बेहतर सुविधा देनी है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा 4G है, 4G का भी हमारे यहाँ पे 1000 BTS लग चुके हैं और पूरे यूपी ईस्ट में 4G का जो कमीशनिंग है उसको हमने प्रायोरिटी देनी है। और जैसे कि आपने बताया कि कुंभ मेला है, कुंभ मेला को भी हमने जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो हमने बेस्ट करनी है। मैं BSNL के बारे में बताना चाहता हूं कि BSNL की वजह से ही जो डेटा है वो आटा से सस्ता मिल रहा है। अगर BSNL नहीं होता तो आप देखिए कि डेटा के रेट कैसे बढ़ते हैं, और अभी भी और ऑपरेटर्स के डेटा के रेट बढ़ने वाले हैं जबकि हम नहीं बढ़ाते। जैसे मेरा स्लोगन है, BSNL को है सबकी फिक्र। BSNL को आम आदमी जो सबसे 140 करोड़ में से सबसे लास्ट में जो खड़ा हुआ है उसको भी हमारी चिंता है, मतलब हमें उसकी चिंता है कि उसको भी अफोर्डेबल रेट पर सर्विसेज मिले। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको बेहतर से सुविधा मिले, अफोर्डेबल रेट पर सुविधा मिले, और BSNL को हम जो भी हमारे टारगेट से शुद्ध लाभ में लाने की उसकी भी हम कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो यूपी की टीम है हम सब मिलकर इस यूपी सर्किल को पूरे नॉर्थ जोन में नंबर 1 बनाएंगे। ये तो सही अच्छी बात भी है, और इसमें हम बहुत अरसे बाद देख रहे हैं कि डायनेमिक टीम तैयार हो गई आपकी, चाहे मोबाइल हो चाहे बेसिक हो चाहे जनरल सारी सेवाएं हैं, चाहे सेल्स हो, सब कहीं सेवाएं अच्छी हैं और लोग अच्छे अफसर आ गए हैं। अब इनका कैसे यूटिलाइजेशन आप करेंगे और कैसे लोग बेहतर सेवाएं दे पाएंगे? सबसे पहले तो जो हमारा नेटवर्क है
उसकी हमने जो अवेलेबिलिटी है वो मोर देन 99% करनी है, क्योंकि नेटवर्क हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। दूसरा, एक हमने स्वच्छता अभियान चलाना है कि जितने भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी सबकी एकदम ब्रांड विजिबिलिटी BSNL लगना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि भाई BSNL कब बंद हो रहा है। BSNL की जो हर एक बिल्डिंग, हर एक जगह, जैसे सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर को अच्छी तरह से बात करें, अच्छी तरह प्रॉम्प्ट सर्विस दें, उनके बिहेवियर में सुधार आए। क्योंकि अभी 3+1 है, 3 प्राइवेट 1 सरकारी, तो हमारा जो कंपटीशन है 3 प्राइवेट ऑपरेटर से है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि BSNL का रहना, वो क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर वो स्ट्रेटजिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आप देखिए कि टेलीकॉम की वजह से ही सारी डिजिटल इंडिया, डिजिटल जितने मिशन चल रहे हैं, रूरल में आज की डेट में सारा ऑनलाइन सबको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो गांव-गांव तक हमने अपनी सर्विसेज पहुंचानी है। और मेन जो हमारा आज की डेट में चल रहा है FTTH, फाइबर टू दी होम, FTTH सर्विस, तो कॉपर को हमने जल्दी से जल्दी फाइबर में माइग्रेट कराना है। और जो कनेक्टिविटीज़ के इशूज़ आते हैं कि यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक कॉल नहीं मिल रही है, रूट फेल हो गया, तो UPS की कनेक्टिविटी, क्योंकि UPS तो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, कस्टमर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BSNL के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे हाईवे बन रहे हैं तो टेलीकॉम हाईवे बनाने, ऐसे हाईवे बनाने जिसपे हमारी जो सारी सर्विसेज हैं उनकी जो स्पीड है इतनी अच्छी हो जाए कि विदाउट बफरिंग सारी सर्विसेज मिले। तो क्या अब उम्मीद की जाए कि लोग अभी तक प्राइवेट नेटवर्क में ले जाता है कि वहाँ डेटा ज़्यादा फास्ट मिल रहा है, अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, तो BSNL को उपभोक्ता भी अब क्या बेहतर अच्छी स्पीड की उम्मीद कर सकता है? जी जी, हमारा 4G आने से देखिए कि 4G आने, अभी जो और ऑपरेटर का जो 4G है ना, आप अगर देखेंगे तो 4G कहने को हर जगह 4G नहीं मिलता है। जो 5G भी लॉन्च किया उसकी स्पीड भी 4G के बराबर कभी कहीं आती है, कहीं नहीं आती है। आम आदमी को बेसिकली स्पीड से मतलब होना चाहिए, GB से मतलब होना, G से मतलब नहीं होना चाहिए, GBPS से मतलब होना चाहिए कि ये 4G है, 5G है, लेकिन उसको GBPS से मतलब उसको डेटा विदाउट बफरिंग सर्विस मिलनी चाहिए। अगर कोई YouTube देख रहा है या कोई फिल्म देख रहा है तो उसको विदाउट बफरिंग मिलना चाहिए। 3G से आ रहा है, 4G से आ रहा है, 5G से आ रहा है, कस्टमर को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि सीमलेस सर्विसेज FTTH हो, मोबाइल हो, और एंटरप्राइज जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्योंकि वो मेन कस्टमर हैं, तो उनको सारी सुविधाएं सीमलेस मिलें और बेहतर मिलें, और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो और ऑपरेटर हैं उनके हिसाब से हम कम्पिटिटिव सर्विसेज देंगे। एक सवाल मेरा और है कि CSCs की हालत बहुत खराब है। उपभोक्ता जाते हैं, उनको लगता है यहाँ किस तरह कुर्सियाँ पड़ी हैं, कहीं कूलर पुराने लगे हैं, कहीं कूलर, तो क्या इनकी स्थिति संभालें? दशा और दिशा हमने दोनों बदल देनी है कस्टमर के लिए। जो भी CSC अभी जैसे मैंने चंडीगढ़ में था तो इंडिया की फर्स्ट कस्टमर डिलाइट सेंटर CSC का, मैं तो कहता हूँ CSC वर्ड नहीं होना चाहिए। सर्विस में तो एक गाड़ी भी सर्विसिंग के लिए जाती है, कस्टमर डिलाइट सेंटर, कस्टमर आए डिलाइट होके जाए। डिलाइट का मतलब यह कि जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर उसे सुविधा मिली। तो हम उसको भी CSC को भी सुधारेंगे, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं इनको भी हम इम्प्रूव करेंगे, ब्रांड विजिबिलिटी भी इम्प्रूव करेंगे। जो भी आपने कहा फर्नीचर, कस्टमर आता है तो सबसे पहले तो उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, प्लस हमारे जो सर्विसेज हैं उसको भी अच्छी तरह उसको जानकारी और सर्विसेज मिलें। तो ये थे MC सिंह साहब। इनका सीधे तो कहना है कि सेवाओं को हम बेहतर करेंगे, BSNL को निजी ऑपरेटर से आगे ले जाएंगे, और CSCs की स्थिति बेहतर होगी। जहां लोग जाएं तो उनको एहसास होगा कि प्राइवेट सेक्टर से बेहतर ऑफिस में गए हैं। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो वहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ अमेठी में भी हीट वेव का कहर लगातार जारी है। गर्मी से आम जनमानस के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। अमेठी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की है। पूरे प्रदेश के साथ साथ अमेठी में भी सूर्यदेव का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमेठी प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी करते हुए अमेठी को येलो जोन में रखा है और लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग घर से बाहर कम से कम निकलें और आवश्यक कार्य पड़ने के बाद ही घर से बाहर निकलें। आप इधर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग बिल्कुल कम से कम घर के बाहर निकल रहे हैं। इक्का दुक्का लोग घर से बाहर निकले, जिसको विशेष परिस्थिति है, जिसको विशेष आवश्यकता है, दवा लेना है, दवा या विशेष कार्य है, वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ताकि गर्मी से बच सकें। ऐसे में सरकार लगातार जो है लोगों को सूचित कर रही है कि आप लोग नींबू पानी पिएं, ORS का घोल पिएं और घर में सुरक्षित रहें। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि गर्मी से किस प्रकार की दिक्कतें हैं लोगों को। क्या नाम है आपका? नाम मौर्य। आप गर्मी पड़ रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप इसलिए?
गर्मी बहुत तेज़ है, यहाँ लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं। चौराहे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और जन पक्षी सब परेशान हैं। गांव-गांव में जानवर जो छूटे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी है। तालाब सब सूखे पड़े हैं, यही सब की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम। मतलब ये जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लगातार सरकार लोगों को सचेत करती जा रही है। अमेठी प्रशासन चाह रहा है कि आप लोग पानी पिए, घर में रहें, घर से बाहर कम से कम निकलें, तो इस पर आप क्या करेंगे? अरे भाई, अब कुछ ज़रूरी काम के लिए डॉक्टर के पास जाना है और कुछ काम है, उसके लिए निकलना ही पड़ेगा भाई, यहाँ निकले काम। तो आपके ग्रामीण यहाँ के हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं कि इनसे भी जानेंगे। ये प्रचंड गर्मी में आप क्या कहेंगे, कैसे इससे बचेंगे आप लोग? भैया गर्मी बचावेगा है, धूप से यानी कि परेशानी है और साथ ही है। इस तरह से गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ रही है, दिक्कत पड़ती है, हो जाए हर चीज़ से। तो ये ठेकेदार जिन्होंने साफ कहा है कि तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग उसको बर्दाश्त करके आवश्यक कार से बाहर निकलते हैं। हमारे साथ एक और नौजवान साथी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस गर्मी में गर्मी पे क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह नाम है हमारा। सर, ये गर्मी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लगातार सरकार जो है लोगों को सुझा रही है कि आप लोग घर में निकलें, घर से बाहर ना निकलें, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि गर्मी काफ़ी है और हिदायत के तौर पे जो है लोगों को निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि हीट वेव का काफ़ी प्रकोप है और काफ़ी जाने गई हैं। तो बेहतर यही होगा कि गर्मी से बचाव के लिए जो भी उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए और गर्मी को देखते हुए एहतियात। आप लोग ये व्यवसायी भी हैं, क्या लगता है व्यवसाय कुछ गर्मी से फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क है, करीब बिजनेस मेरा करीब मान के चलिए कि 60% डाउन है। गर्मी की वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं और हो सकता है मानसून आ। तो जैसा कि कुछ व्यवसायी भी इससे परेशान हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 20-21 तक मानसून आएगा तो हमें इससे राहत मिलेगी। फिलहाल सरकार भी, अमेठी प्रशासन भी और मानसून विभाग के अधिकारी भी लगातार दावा कर रहे हैं कि 20-21-22 तक उत्तर प्रदेश में मानसून आएगा तो इससे राहत मिलेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक मानसून आता है और कैसे अमेठी के लोगों को राहत मिलती है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।